अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर रोहित की आंखें भर आई। रोहित समझ चुका था कि रोहित को दूर रखने वाले वजूद उसकी हर बात की खबर आयशा रखा करती थी। बचपन से आदतों से लेकर रोहित की बदली हुई आदतों तक हर चीज आयशा को पता थी। और रोहित के दूर थी मगर अनजान बिल्कुल नहीं थी। अनिका जान चुकी थी रोहित अब किसी भी तरह अपनी माँ के सीने से छुपे उस राज के बारे में जानना चाहता था जिसने रोहित को अपनी माँ के सालों साल दूर रखा था। मगर अनिका यह भी जानती थी कि हर चीज का एक वक्त होता है और इस वक्त इंतजार के अलावा कोई बस में कुछ नहीं था। रोहित और अनिका किचन के बाहर खड़े रहकर यह सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी अचानक किचन के अंदर से आयशा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे सावित्री, तू तो जीनियस है। सावित्री की बात बिल्कुल सच निकली। ये कहते हुए आयशा ने अपने फोन हाथ में लिए बाहर निकली और रोहित और अनिका के सामने आकर खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए आयशा ने कहा रोहित से, वो देखो इनविटेशन मुझे इन्वाइट कर न्योता दे दिया है। मैं अपने साथ 3 लोगों को ले जा सकती हूँ। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ अपना आना पसंद करेगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था अगर उसके किसी भी इन्विटेशन में जाना होता तो किसी भी इन्विटेशन की जरूरत नहीं थी। रोहित अगर गेट के पर खड़ा हो जाए तो किसी सिक्योरिटी गार्ड वाले की हिम्मत नहीं थी रोहित अंदर आने से रोक सके। मगर अपनी माँ के सामने वह अपने पावर दिखावा नहीं करना चाहता था। रोहित ने अनिका को मैसेज में डिटेल बताने के बाद आयशा के साथ वापस किचन में खाने के लिए तैयारी करने चली गई। तभी अचानक रोहित की ओर देखकर धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे भी अंदर चलकर उन दोनों की मदद करनी चाहिए। यह बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित कुछ ऐसी बात सोच रहा था जिसकी वजह से वो चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने जिससे तुम्हें हंसी आ गई। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही हो। कहीं तुम भी तो सावित्री की तरह छुप छुप कर टीवी सीरियल्स नहीं देखती हो। रोहित की बात पूरी तरह से इग्नोर करके अनिका किचन के में चले जाने का बेहतर समझा। अनिका जानते ही रोहित ने मोबाइल बजने लगे। रोहित ने मोबाइल फोन पर अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। ज्यादातर नंबर रोहित अननोन कभी एंटरटेन नहीं करता था, इसलिए रोहित ने उस अननोन नंबर पर आते ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। मगर कुछ ही सेकंड बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। कुछ देर बाद उसे डिस्कनेक्ट करता रहा मगर वो आदमी बार बार रोहित को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। रोहित के बारे में बार बार डिस्कस करने के बाद अचानक उस नंबर का रोहित का मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया जिस पर लिखा था, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेहरबानी करना मेरा फ़ोन उठाओ। जब मुझे तुम्हारे दादाजी ने घर से निकाला था तब ऐसी कई बातें नहीं हुई थी जो मैं घर से किसी भी सदस्य को फ़ोन पर नहीं बता सकता। रोहित अच्छी तरह से जानता था हंसराज जो रोहित से कहा था वो कहीं ना कहीं सच भी था। इससे पहले हंसराज दोबारा रोहित को कॉल लगाता उसने खुद अपने मोबाइल से उन कॉल को लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही हंसराज ने कहा, मैं तो तुम्हें बस बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अंधेरे में छुपे 20 साल बिताए हैं। रोहित हंसराज की बात को सुनकर चौंक गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हंसराज ने कहा, तुम्हारी माँ ने पिछले 20 साल तुम्हारे रिसर्च किया था, वह क्या तुम नहीं जानना चाहोगे। रोहित भी पिछले 20 सालों से इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था और आज रोहित अपने पिता ने रोहित के सामने उसी बीती जिंदगी के बारे में सबसे बड़ा राज का पर्दा उठाने की बात कही। रोहित चुपके से किचन के अंदर अपनी माँ का अनिका के साथ बात करते हुए देखने लगा। जिंदगी में पहली बार रोहित ने नजदीकी अपनी माँ से बढ़ रही थी और दूसरी तरफ रोहित की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज कुछ ही पलों में उसके सामने खुलने वाला था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था अचानक हंसराज रोहित को कॉल करके यह सब कुछ बताने का फैसला क्यों किया था। अगर हंसराज असली वजह जानना चाहता था फिर रोहित ने वजह बताने से इससे सालों क्या क्यों लगा दिए थे। मगर रोहित इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल जवाब जानना चाहता था, आखिर 20 साल उसकी माँ ने रोहित को अपने आप से अलग क्यों रखा था। रोहित ने अपनी गहरी आवाज में हंसराज के फोन पर कहा, बताइए क्या जानते हैं आप इस बारे में। हंसराज मरवा कुछ देर फोन खामोश रखने के बाद रोहित की धीमी आवाज में कहना, देखो बेटा, इस वक्त जो कुछ भी कहने वाला हूँ बड़ी ही सर्टिफिकेट ख्याल रखे इसका तुम पर तुम्हारा मन पर कोई असर ना होना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं जानता हूँ आज तुम खुद एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, तुम्हारी भी एक फैमिली है। चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति शायद अब तुम में ज़्यादा तुम्हारी मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके तुम्हारी वर्तमान जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने चाहिए, वरना एक बाप होने के नाते ये मेरी हार होगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर हंसराज जैसा स्वर्ड आदमी इतना इमोशनल कैसे हो गया। 20 साल तक जिस बेटे ने उसे याद तक नहीं किया अचानक उस बेटे के पास वह इतने इमोशनल क्यों हो गया था। इस बात को रोहित समझ से बाहर थी। अपनी बात को शुरू करने से पहले हंसराज रोहित से कहा, देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत माना। जिस तरह तुम मेरे बेटे हो मैं भी किसी का बेटा हूँ। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अपनी माँ और से भी करता हूँ। मैं तुम्हें इस वक्त सौदा नहीं करना चाहता हूँ, बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं तुम्हारी माँ का दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत उसके असली वजह बता देता हूँ। उसके बाद
तुम मुझे मेरी माँ से मिलने दोगे? मेरा मतलब है कि मैं एक बार मारवा हाउस जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कई साल हो गए हैं, इस बेटे ने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी है। मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। हंसराज की इस बात पर रोहित ने काफी गुस्सा आने लगा। एक तरफ हंसराज के बेटे अपने बाप को प्यार की दुखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने बेटे से ही एक साथ सौदा करना चाहते थे। माँ की नफरत के कारण बताकर वो अपनी माँ का प्यार हासिल करना चाहते थे। रोहित को इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, आज तुम सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हारी माँ पर बहुत ही जुल्म किए हैं, देविका के साथ अफेयर करके मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। हमारे समाज का ढांचा ही कुछ इसी तरह बना है। ऐसी हालत में हमेशा पुरुषों को ही दोषी माना जाता है, और मैं सभी समाज के लिए असलियत बाहर नहीं निकलना, यही सोचकर अगर असलियत बाहर आ गई तो तुम्हारी और हमारी खानदान के नाम काफ़ी बदनाम हो सकता है, जबकि तुम लोगों ने कोई कसर भी नहीं की। रोहित बड़े ही ध्यान से हंसराज के हर शब्द सुन रहा था। वो जानता था हंसराज काफ़ी स्ट्रेट बिजनेसमैन है। आपके हर शब्द का नाप तोल पे कहना उसे फितरत में था। रोहित इसलिए बिजनेस का टैलेंट देखते हुए उससे कहा, हर शब्द का बिल्कुल ध्यान से सुनना रहा। हंसराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखा बेटा, असलियत तो यह है कि हम दोनों में अगर कोई धोखेबाज है तो वो तुम्हारी माँ है। हम दोनों शादीशुदा थे, मगर कभी तुम्हारी माँ ने धोखा नहीं दिया, बल्कि बात यह है तो मैं तुम्हारी माँ को भी मुझे धोखा दिया था। मुझे उससे किसी गैर मर्द के साथ संबंध बारे में जब पता चला तो मैं पूरी तरह से टूट गया। मैंने कई बार जानने की कोशिश की तो वो आदमी कौन था, मगर तुम्हारे माँ इतनी चालाक और शातिर थी कि कभी भी उसने अपने लवर के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। जब मैंने उससे कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद वह यह सब कुछ क्यों कर रही है, तब मुझे कहने लगी तुमसे प्यार ही नहीं करती, उसका प्यार तो कोई और था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तुम्हारी माँ ने सिर्फ मारवा खानदान का नाम अपमानने के लिए और मारवा खानदान की प्रॉपर्टी अपमानने के लिए मुझसे शादी की थी। मैं अपने आप को इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों के सामने ख़त्म कर दी, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे ख्याल आता है और मुझे कुछ न हो जाता, न जाने तुम्हारी माँ के तुम्हारा साथ मारवा खानदान के साथ क्या करती थी। इसलिए मैंने आयशा को तलाक देने का सोच ली थी, और मैं उस आदमी के बारे में पता नहीं लगा पाया, इसलिए मैंने कभी यह कह दिया कि मैं देविका से प्यार करता हूँ और इसे संबंध में अलग होना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे घर से जायदाद से बेदखल कर दिया। मुझे जानना था कि अगर चुपचाप घर से चला गया तो वह दिन दूर नहीं जब आयशा तुम पर अपने पूरे परिवार पर कंट्रोल कर लेती और देखते ही देखते मारवा खानदान और मारवा ग्रुप अपनी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में कर लेती। लेकिन मैं तुमसे अधिकार छीनते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपने बेटे का अधिकार को बचाने के लिए एक चाल चली जिस आयशा को बुरी तरह से फंस चुकी थी। आयशा के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरन मारवा खानदान से छोड़कर और कहीं दूसरे छोड़कर जाना पड़ा। यह सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने बेटे के लिए किया। आयशा शायद आज भी अपने पुराने लवर को चाहती है, मगर किस्मत का खेल देखो, जिस दौलत और ताकत में पीने के लिए आयशा ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, वो ही दौलत ताकत उसके मिले दूर हो चुके हैं। हंसराज की बात को अपनी पूरी नहीं हुई, मगर वह रोहित को रिएक्शन जानना चाहता था। रोहित कुछ देर तक फोन पर बिल्कुल खामोश रहा। हंसराज ने सोचा उसकी बात को असर रोहित के दिलो दिमाग पर हो चुका था। हंसराज दिल्ली के बीचों बीच बने छोटे से एक बंगले में काफी कंफर्टेबल पर देविका के सामने बैठा। देविका खुद हंसराज की बातें सुनकर हैरान थी। देविका ने इशारे से उसे पूछा, रोहित पर उसकी बातों का क्या असर हो रहा। हंसराज ने अपनी ओठों पर उंगली रखते हुए देविका से चुप रहने का इशारा किया। तभी अचानक हंसराज के कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी। रोहित ने कहा, आपने कहानी तो बहुत बढ़िया बनाई है और बहुत अच्छी सुनाई है। मेरी जगह और कोई होता ना तो शायद अपनी बातों को मान भी लिया होता। अफसोस आप मारवा खानदान के बेटे कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह से झूठ बोलना भी नहीं आता। अक्सर बड़ी बड़ी डील्स अपने कब्जे में करने के लिए हम छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं, मगर वो झूठ इस तरह कहे जाते हैं सामने वाले का जरा भी शक ना हो, मगर आपको तो पहले ही कदम पर पकड़े गए। हंसराज रोहित की बात सुनकर काफी हैरान हो गया। हंसराज ने रोहित से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तो मैं यह सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ। रोहित ने हंसराज से कहा, अगर आपकी बात में जरा से भी सच्चाई होती तो मेरी माँ इस वक्त मेरे अपने प्रेमी से, अपने आशिक से साथ बड़ी बड़ी खुशी अपना घर बसा कर कहीं चैन की जिंदगी गुजार रही होती। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी माँ ने मुझे दूर रखकर अपनी ममता को गला घोट कर घर में एक दूर अकेले ही अपना सारा जीवन बिताया। अगर मेरी माँ ऐसी होती तो आज उसका हालत कुछ ऐसा ना होता। अफसोस मैं आपकी बात मान नहीं सकता। तभी हंसराज ने रोहित से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मेरे पास सबूत है।